नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय चौमेला की ओर से संचालित ऑनलाइन ई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष नैनीवाल, सहायक आचार्य हिंदी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं काव्य दोष पर। काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है काव्य दोष। काव्य दोष काव्य गुणों के विपरीत है। पिछले वीडियो में हमने काव्य गुणों के बारे में पढ़ा था। काव्य गुण काव्य का उत्कर्ष करते हैं, काव्य की शोभा को बढ़ा देते हैं। उसी तरह जो कुछ तत्व होते हैं जो काव्य की शोभा को घटाते हैं वो काव्य दोष होते हैं। जो काव्य के अर्थ में बाधा पहुंचाए या शब्द रस में अवरोधक बने, ऐसे तत्व काव्य दोष होते हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य की परिभाषा देते हुए लिखा है, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वलंकृति पुनः क्वापि। तद्दोषों में अदोषो शब्द हैं। अदोषो यानी जो दोष रहित हैं। जिस काव्य में दोष नहीं हो, ऐसे शब्दार्थ जो दोषहीन हो, सगुणा गुण से युक्त हो और कभी कभी अलंकार से रहित हो, यानी अलंकार अनिवार्य तत्व नहीं है काव्य में। ऐसा आचार्य मम्मट ने काव्य परिभाषा में बताया है। काव्य वह शब्दार्थ हैं जो दोषहीन, अदोषो दोषहीन, सगुण गुणयुक्त और अलंकार के बिना भी हो सकता है। तो इसमें उन्होंने अदोषो शब्द दिया है, यानी दोषहीनता। शब्दार्थ दोषहीन होना चाहिए। आगे काव्य दोष की परिभाषा। काव्य दोष काव्य के आस्वाद में बाधक उद्वेगजनक तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। ये दोष काव्य के अर्थ में बाधा पहुंचाते, काव्य के अर्थ की प्रतीति में, यानी काव्य के अर्थ का बोध कराने में बाधा पहुंचाएं। तो दोष शब्द, अर्थ, रस, इन तीनों के सौंदर्य में व्याघात उत्पन्न करता है। आचार्य विश्वनाथ ने भी दोष की परिभाषा दी है। जो रस का अपकर्षक होते हैं वो दोष होते हैं। रस का अपकर्ष करने वाले दोष कहलाते हैं। काव्य दोषों से काव्य का माधुर्य और सौंदर्य नष्ट होता है। यानी बिल्कुल गुणों के विपरीत हैं। काव्य गुण जिस प्रकार काव्य में काव्य के गुण काव्य की शोभा होते हैं, उसके सौंदर्य माधुर्य को बढ़ाते हैं, और काव्य दोष इन्हीं को नष्ट करते हैं। और काव्य दोष काव्य के आनंद में व्याघात पहुंचाते हैं। इसलिए दोषहीन काव्य को ही उत्तम काव्य माना गया है। काव्य दोष के 3 प्रकार हैं: शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। अर्थात जो शब्दगत, शब्दों में दोष उत्पन्न करते हैं, शब्दगत जो अर्थ में व्याघात पहुंचाते हैं, अर्थगत दोष, और जो रस की प्रतीति में बाधा पहुंचाए वो रस दोष कहलाते हैं। अब जो प्रमुख दोष हैं जो पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं BA प्रथम वर्ष में, काव्यांग
के अंदर जो काव्य दोषों में जिन दोषों को लिया गया है उन दोषों के बारे में, उनकी परिभाषा, उदाहरण हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हैं श्रुति कटुत्व दोष। श्रुति कटुत्व, जो सुनने में कटु लगे, ये शब्दगत दोष है। ऐसे शब्दों का प्रयोग जो सुनने में ही कठोर, कटु लगे, जो सुनने में जो शब्द अप्रिय, कठोर प्रतीत हों, श्रुति कटुत्व दोष कहलाते हैं। अब इसका उदाहरण भी दे रखा है, जैसे भर्त्सना। भर्त्सना शब्द ही थोड़ा कठोर शब्द है। इस शब्द के आने से ही यह श्रुति कटुत्व दोष हो गया इसका। भर्त्सना से भीत हो वो बाल, तब चुप हो गया। भर्त्सना से भीत हो यानी डरकर वो बालक के कोई चुप हो जाता है। तो यहाँ भर्त्सना शब्द जो है ये सुनने में थोड़ा कटु है, इसलिए श्रुति कटुत्व दोष इसमें है। तो इस प्रकार शब्दगत दोषों में जो श्रुति कटुत्व दोष है, जो सुनने में कठोर, कटु लगे, ऐसे शब्दों के प्रयोग होने से काव्य में श्रुति कटुत्व दोष होता है। दूसरा है च्युत संस्कृति दोष, यानी संस्कृति से अपदस्थ, च्युत, अलग। संस्कृति यानी कि व्याकरण के नियमों के विपरीत शब्दों का प्रयोग हो, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द हों, ऐसे शब्दों का प्रयोग होने से उसमें व्याकरणिक दोष आ जाता है, तो वो च्युत संस्कृति दोष कहलाता है। परिभाषा, जहाँ किसी शब्द का प्रयोग व्याकरण के प्रतिकूल होता है, यानी व्याकरण की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से कोई शब्द अशुद्ध हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग होने से काव्य में जो दोष उत्पन्न होगा वो च्युत संस्कृति दोष कहलाता है। उदाहरण भी दे रखा है, इस निराशता को छोड़ो, आशा से काम लो। अब इसमें निराशता शब्द हैं जो व्याकरण की दृष्टि से गलत है। निराशता गलत है, इसमें निराशा होना चाहिए, निराशता लिख दिया, तो निराशता शब्द व्याकरण की दृष्टि से गलत है। अतः इसमें च्युत संस्कृति दोष है। तीसरा है अश्लीलत्व दोष। अश्लीलत्व, जहाँ अश्लील शब्दों का प्रयोग हो वहाँ अश्लीलत्व दोष। अश्लील यानी घृणित, घृणाजनक शब्द, लज्जाजनक शब्द, ऐसे शब्दों के प्रयोग होने से काव्य दोष युक्त हो जाता है। जहाँ काव्य में अश्लील शब्दों का प्रयोग हो वहाँ अश्लीलत्व दोष होता है। अश्लील शब्द, घृणित शब्दों का प्रयोग होने से अश्लीलत्व दोष होता है। जैसे मिची आँख पिए की, निरखी वायु दीन तत्काल। यहाँ एक शब्द आया है वायु, ये घृणित शब्द है। वायु से तात्पर्य है अपान वायु, लिखा हुआ है नीचे। ये घृणित शब्द है, लज्जाजनक है। ऐसे शब्दों का प्रयोग होने से काव्य में अश्लीलत्व दोष होता है। जहाँ काव्य में शब्द अश्लील हों, घृणित हों, लज्जाजनक हों, जो काव्य के सौंदर्य को नष्ट करता हो, वहाँ अश्लीलत्व दोष होता है। यहाँ अपान वायु आ गया,
ये अश्लील शब्द है, घृणित शब्द है। चौथा है ग्राम्यत्व। ग्राम्यत्व का मतलब जहाँ ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हो। साहित्यिक कृति में ग्रामीण शब्दों का प्रयोग हो जाने से, ग्रामीण अंचल में जो भाषा प्रयोग होती है, जो बोलचाल के शब्द प्रयोग होते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग अगर किसी साहित्यिक रचना में होता है तो वहाँ ग्राम्यत्व दोष होता है, इसे भी दोष माना गया है। किसी साहित्यिक रचना में बोलचाल के ग्रामीण शब्दों का प्रयोग होने से ग्राम्यत्व दोष होता है। जैसे उदाहरण दे रखा है, मूड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल हैं। गोपाल यानी कृष्ण, मूड पे मुकुट, मूड का मतलब सिर, ये ग्रामीण शब्द। मूड सिर, सिर पर मुकुट धरे हुए गोपाल सोहत हैं, सुशोभित हैं। तो मूड शब्द जो हैं ये ग्रामीण बोलचाल का शब्द है। साहित्यिक शब्द सिर है, मगर यहाँ मूड का प्रयोग होने से यहाँ ग्राम्यत्व दोष आ गया। तो ऐसे बोलचाल के शब्द जो ग्रामीण अंचल में बातचीत में काम लिए जाएं, ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी काव्य कृति, साहित्यिक कृति में हो तो ग्राम्यत्व दोष होता है। पांचवा अप्रतितत्व दोष। अप्रतितत्व दोष किसी विशेष शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग, किसी विशेष शास्त्र में प्रयुक्त शब्द जो सामान्य लोक व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होते, ऐसे शब्दों का प्रयोग अगर किसी रचना में हो तो अप्रतितत्व दोष होता है। जो लोक व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होते बल्कि किसी शास्त्र विशेष के शब्द होते हैं जो सामान्य प्रयोग में नहीं आते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग अगर काव्य में होता है तो अप्रतितत्व दोष हो जाता है। किसी भी शास्त्र विशेष के शब्द हो सकते हैं, योग शास्त्र के हो सकते हैं, किसी विशेष दर्शन से संबंधित हो सकते हैं, अलग, जिनका सामान्य व्यवहार, लोक व्यवहार, बातचीत या सामान्य रूप से प्रयोग जिनका नहीं होता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग होने से, क्योंकि ऐसे शब्द विशिष्ट अर्थ देते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग होने से काव्य में अप्रतितत्व दोष होता है। यहाँ एक उदाहरण दे रखा है, उसमें समझाया गया है, विश्वमय यह गोदावरी अमृतन को फल देत। अब विश्वमय गोदावरी, गोदावरी नदी जो विश्वमय है, वो अमृत का फल कैसे दे सकती है? विरोधाभास है, विरोधाभास अलंकार हैं। विश्वमय गोदावरी अमृत का फल देती हैं, तो यहाँ विश्वमय जो शब्द हैं, ये शब्द सामान्य लोक व्यवहार का शब्द, सामान्य लोक व्यवहार में तो विष का अर्थ जहर होता है, तो जहर से भरी हुई गोदावरी कैसे अमृत का फल दे सकती है? लेकिन यहाँ विष का प्रयोग जल के लिए हुआ है। विष शब्द का प्रयोग जल के लिए हुआ है, जो सामान्य लोक व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होता। सामान्य व्यवहार में विष का अर्थ जहर होता है, इसलिए यहाँ अप्रतितत्व दोष। विषमय यानी जलमय यह गोदावरी अमृत का फल देगी, तो यहाँ विष का अर्थ जल के लिए हुआ है, इसलिए ये अप्रतितत्व दोष हो गया। आगे क्लिष्टत्व दोष। क्लिष्टत्व, जहाँ क्लिष्ट शब्द हों, जिनका अर्थ समझने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़े, काफ़ी गुणाभाग करना पड़े,
ऐसे क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग होने से क्लिष्टत्व दोष होता है। दृष्टकूट पदों में, दृष्टकूट पद जहाँ होते हैं उनमें सब में क्लिष्टत्व दोष ही होता है, क्योंकि उनका अर्थ समझने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। शब्दकोश का सहारा भी लेना पड़ता है। ऐसे क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग होने से क्लिष्टत्व दोष होता है। दृष्टकूट पद जैसे सूरदास जी का साहित्य लहरी है, उसमें दृष्टकूट पद है सारे ही, उनका अर्थ समझने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है। दृष्टकूट पदों में प्रयुक्त ऐसी शब्दावली जिसका अर्थ गुणा भाग करके कठिनाई से निकलता है। गुणा भाग करने का मतलब काफ़ी मेहनत करने के बाद बहुत कठिनाई से जिनका अर्थ निकलता है, ऐसी शब्दावली का प्रयोग होने से क्लिष्टत्व दोष हो जाता है। अब इसको समझने के लिए उदाहरण दे रखा है, उसमें बताया गया है किस तरह से गुणा भाग करके इसका अर्थ निकाला जाता है। देखो, जे नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी को बरजे हम खात। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं। नखत यानी नक्षत्र, और नक्षत्र होते हैं 27, वेद होते हैं 4, ग्रह हैं 9, जोरी यानी इनको जोड़कर। अब नक्षत्र 27, 4 वेद, इनको जोड़ने से 27 प्लस 4 प्लस 9, नक्षत्र वेद और ग्रह, इन तीनों को जोड़ेंगे तो होते हैं 40। इनका जोड़ी यानी जोड़, इनका जोड़ होता है 40। और अर्ध करी, इनको आधा करें, 40 को अर्ध करें, आधा कर दें तो होते हैं 20। 20 का मतलब हो गया विष। विष यानी जहर। अब यहाँ जहर या विष को, इस अर्थ को लाने के लिए ये शब्द प्रयोग किए गए, नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी। इसका अर्थ हो गया विष यानी जहर। तो जहर शब्द के लिए इन शब्दों का, इनको जोड़ गुणा जो भी कर रहे हैं, गुणा भाग करके जो अर्थ समझने में इतनी कठिनाई आ रही है। नखत वेद ग्रह जोड़ी कर, यानी इनको जोड़ने से होते 40, इनको अर्ध करी आधा करने से होते 20, अर्थात हो गए विष को बरजे हम खात। विष को हम खा लें तो हमें कौन रोकेगा। हम खात यानी हम खा लें, को बरज कौन रोकेगा। तो यहाँ विष खाने के लिए गोपियाँ कह रही हैं कि हम अगर विष भी खाएं तो हमें कौन रोकने वाला है। लेकिन इस बात को कहने के लिए उन्होंने जो शब्दावली प्रयोग करी है, यहाँ विष अर्थ को जानने में काफ़ी कठिनाई होगी, इसलिए यहाँ क्लिष्टत्व दोष है। इस तरह जब काव्य को ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनका अर्थ समझने में काफ़ी परेशानी हो, दिक्कत हो, जहाँ क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग हो, क्लिष्टत्व दोष होता है। आगे न्यून पदत्व अधिक पदत्व ये अपने इसमें नहीं है, पाठ्यक्रम में नहीं है। आगे अक्रमत्व दोष। जहाँ कोई पद, अक्रमत्व दोष का मतलब जहाँ क्रम सही ना हो, अक्रम, जहाँ वाक्य में शब्दों का क्रम सही ना हो, व्याकरण की दृष्टि से वाक्य का जो शब्द क्रम है वो सही ना हो, वहाँ अक्रमत्व दोष होता है। जहाँ वाक्य ही व्याकरणिक दृष्टि से उचित शब्द क्रम का प्रयोग ना हो,
अक्रमत्व दोष, जहाँ कोई पद उचित स्थान पर प्रयुक्त न हो, अनुचित स्थान पर प्रयुक्त हो, उसका क्रम जोड़ने में कठिनाई हो, अक्रमत्व दोष होता है। यानी शब्द व्याकरण की दृष्टि से वाक्य में जिस स्थान पे आना चाहिए उस स्थान पर न आकर किसी अन्य स्थान पर आए तो शब्द क्रम सही ना होने से अक्रमत्व दोष होता है। जैसे विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी, विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी। यहाँ ईश्वर के बारे में बताया कि वो विश्व में मानवीय लीलाएं निरंतर करते रहते हैं। अब यहाँ मानवी शब्द जो हैं ये पीछे ही पीछे आया, जबकि ये आना लीला के साथ आना चाहिए। मानवी लीला, ईश्वर की लीला, मानवी लीला, विश्व में मानवी लीला निरंतर कर रहे हैं। ईश्वर मानवीय लीलाएं निरंतर कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। यानी मानवीय लीला से पहले आना चाहिए, लेकिन यह शब्द क्रम गलत हैं। मानवीय शब्द सबसे पीछे आ गया, इसीलिए अक्रमत्व दोष है, क्योंकि व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य का शब्द क्रम ठीक नहीं है। आगे है दुष्क्रमत्व दोष। अक्रम और दुष्क्रम, इनमें थोड़ा अंतर है। दुष्क्रम में भी क्रम गलत होता है, लेकिन यहाँ जो क्रम है, यहाँ व्यवहार में, लोक व्यवहार में जो क्रम निश्चित हैं वो उसके विरुद्ध, वो क्रम के विरुद्ध हो, वहाँ दुष्क्रमत्व दोष होता है। अक्रमत्व तो व्याकरण की दृष्टि से शब्द क्रम गलत होना है। यहाँ व्याकरण की दृष्टि से शब्द क्रम नहीं है दुष्क्रमत्व में। यहाँ लोक व्यवहार या मर्यादा के विरुद्ध क्रम हो तो दुष्क्रमत्व होता है। जहाँ शास्त्र अथवा लोक के विरुद्ध क्रम होता है वहाँ दुष्क्रमत्व दोष होता है। यहाँ वाक्य तो ठीक होता है, व्याकरण की दृष्टि से तो ठीक है, मगर जो लोक व्यवहार में जो क्रम निश्चित हैं उनके विपरीत बातें हों तो वहाँ दुष्क्रमत्व होता है। जैसे नृप मोको है दीजिए अथवा मत गजेंद्र। यहाँ कोई याचक, नृप यानी राजा से याचिका कर रहा है कि मुझे है दीजिए, यानी घोड़ा दीजिए, मुझे घोड़ा दीजिए, अथवा मत गजेंद्र, या फिर मुझे हाथी दीजिए। अब यहाँ सबसे मर्यादा या लोक व्यवहार का जो क्रम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि सबसे पहले बड़ी वस्तु मांगी जाए। अगर बड़ी वस्तु की मांग पूर्ति ना हो उसके बाद छोटी वस्तु मांगी जाती है, लेकिन यहाँ पहले छोटी वस्तु मांग रहा है, पहले मांग रहा है कि मुझे घोड़ा दीजिए, और अगर वो नहीं दे सकते तो मुझे हाथी दीजिए। जबकि होना ये चाहिए कि पहले हाथी मांगना चाहिए। अगर हाथी की मांग पूर्ति नहीं होती है तब उसे घोड़ा मांगना चाहिए। याचक को पहले हाथी मांगना चाहिए और जब हाथी ना मिले तो घोड़े की याचना करनी चाहिए, किंतु यहाँ पहले घोड़ा मांगा गया है, उसके बाद हाथी की याचना की गई, जो लोक विरुद्ध क्रम है। इस तरह से जहाँ लोक व्यवहार के विरुद्ध क्रम हो, अब ये वाक्य में व्याकरणिक शब्द क्रम में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो लोक मर्यादा है, जो व्यवहार में क्रम है, उसके विपरीत है। इसलिए यहाँ दुष्क्रमत्व दोष। अक्रमत्व और दुष्क्रमत्व में यही अंतर है। अक्रमत्व व्याकरणिक दृष्टि से ही गलत होता है, उसमें व्याकरणिक शब्द क्रम ही गलत होता है, लेकिन दुष्क्रमत्व में व्याकरणिक दोष नहीं होता है। दुष्क्रमत्व में शब्दों का या कथनों का जो क्रम है वो ही
लोक व्यवहार या लोक क्रम के विरुद्ध होता है। यही अंतर है इन दोनों में। इसके बाद है पुनरुक्ति दोष। पुनरुक्ति जहाँ कोई शब्द एक निश्चित अर्थ दे और उसी अर्थ को देने वाला एक और शब्द का प्रयोग हो जाए, उक्ति वापस आ जाए। पुनरुक्ति एक ही अर्थ देने वाले एक से अधिक शब्दों का प्रयोग अगर काव्य में होता है तो पुनरुक्ति दोष होता है। जहाँ किसी शब्द से किसी अर्थ की प्रतीति हो जाने पर भी उसी अर्थ वाले शब्द का दोबारा प्रयोग हो, यानी जहाँ एक ही अर्थ देने वाले दो शब्द आ जाएं या दो से ज़्यादा शब्द भी आ जाएं और उन सब का अर्थ एक ही निकले तो वहाँ पुनरुक्ति दोष हो जाता है, क्योंकि अर्थ तो पहले ही निकल गया, फिर उसके लिए उसी अर्थ के लिए दोबारा किसी अन्य शब्द का प्रयोग हो तो वो अनावश्यक हो जाता है, इसलिए पुनरुक्ति दोष होता है। जैसे सबको जानत हैं तुम्हें सारे जगत जहान, तुम्हें इस जगत जान में सब जानते हैं, सबको सभी जानते हैं। सारे जगत जान, यहाँ जगत और जहान दोनों ही शब्द आ गए, दोनों का अर्थ एक ही है। जगत और उसके बाद फिर जहान, अगर जहान न भी आता तब भी जगत से ही काम चल रहा था, तो जगत और जहान दोनों का अर्थ तो एक ही है, इसलिए अनावश्यक शब्द आ गया यहाँ पर, अतिरिक्त शब्द आ गया। जगत और जहान दोनों का अर्थ ही संसार है, इस संसार में आपको सभी जानते हैं, ये अर्थ है। तो इस संसार के लिए, जगत के लिए जगत या जहान में से एक शब्द आ जाता तब भी काम चल जाता, मगर एक ही अर्थ के लिए एक से अधिक शब्द आ गए, इसलिए पुनरुक्ति दोष है, रस दोष नहीं है। इस प्रकार काव्य दोष, यही काव्य दोष पाठ्यक्रम में है BA प्रथम वर्ष में, जिसकी परिभाषा विभिन्न प्रकार के काव्य दोष उदाहरण आज हमने पढ़े हैं। अब आप सभी इन सभी काव्य दोषों की परिभाषा और ये दिए गए उदाहरण के अलावा आपकी किताबों में आए हुए काव्य रचनाओं में, उन रचनाओं में से काव्य दोषों को ढूंढना है और उदाहरण, उनके उदाहरणों को छांटकर अलग लिखना है, ताकि काव्य दोष संबंधी आपके ज्ञान में उत्कर्ष हो सके। अब अगले वीडियो में हम किसी अन्य काव्यांग पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।